Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Characteristics of Entrepreneurship. See, previous 2 वीडियोस में हमने पढ़ा कि entrepreneur कौन होता है, enterprise क्या होता है, entrepreneurship क्या होता है. उसके बाद हमने कुछ related definitions के बारे में बात की. अब फाइनली हम देखने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब बनता है. बट बिफोर दैट आपको प्रीवियस 2 वीडियोस देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. विद दैट कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप दोनों सेम होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज दोनों सेम होते हैं. तो वो 2 वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है और किसका क्या मतलब बनता है. सो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको सबसे पहले तो मैं ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब एक लाइन में सबका मतलब बताऊंगी, ताकि अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि थोड़ा थोड़ा लिखना है और उतने से काम चल जाएगा. और उसके बाद हम हर पर्टिकुलर पॉइंट को उठाएंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में किस तरह से आंसर किया जाएगा. एंड जिन बच्चों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि ये चैप्टर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं बता दूं ये चैप्टर अभी भी आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको पढ़ना है. ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक एक्टिविटी. ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आप रात को सपने में सोचते हैं और सुबह आपको बनी हुई मिलती है. ये कोई ऐसा नहीं है सपनों का ताजमहल कि बस सोचा और हो गया. इसी बात में मुझे याद आया, एमपी के एक इंसान ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल जैसा घर बनवाया है. मतलब बकायदा ताजमहल जैसा घर बनवाया, बिल्कुल वाइट पूरे न्यूज़पेपर में बस उसी की एक खबर छप रही है. बट द डिफरेंट थिंग इज देयर कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है. दैट्स द थिंग. ताजमहल तो मरने के बाद बना था, बट दिस इज लाइक अभी भी जिंदा है, तब भी बन गया और बहुत प्यारा घर है जो भी फोटोज में मैंने देखा. सो सिस्टमैटिक एक्टिविटी बोलती है कि एंटरप्राइज अगर आपको फॉर्म करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. सीढ़ी बाय सीढ़ी ऐसे जाया जाएगा. सीधी कोई फ्लाइट नहीं जाती है वहां के लिए. सेकेंड है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. कोई बोल रहा है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग का काम कर रहा हूं एक नए मेथड से, तो भाई तुम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे. व्हेन वी से नए मेथड से कोई चीज की जाए तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाती है और वो बंदा जो करता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है वो जो नई चीज हो रही है ना वो लॉफुल है, उसका कुछ मतलब बनता है, उसका कुछ पर्पस बनता है. 100 तरीके दूसरों को परेशान करने के नए ढूंढ लिए हैं मैंने. ये क्या पर्पसफुल है? कोई मतलब बनता है इन सब चीजों का? नहीं बनता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं है. देन है इनोवेशन. नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया लाना. और हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि भैया कुछ ना कुछ नया आता ही है, कुछ ना कुछ न्यू आता ही है एग्जिस्टेंस में, तभी हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हुई है. सो इनोवेशन इज अ मस्ट थिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, इधर गुड्स और सर्विसेज. मतलब बेसिकली ऐसे ही मान के चलिए ना, बिजनेस है, बिजनेस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है या डिफरेंट वर्जन है. तो ऐसे में बिजनेस में क्या होता है, या तो ट्रेडिंग होती है, कुछ भी होता है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड चीज होती है. तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन होगा इधर गुड्स का या सर्विसेज का. लास्ट है रिस्क टेकिंग. बिना रिस्क प्रॉफिट नहीं मिलता है, आपको पता ही है. और एंटरप्रेन्योरशिप इज काइंड ऑफ अ बिजनेस ओनली. दो मैंने आपको समझाया हुआ है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस होता है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट काम तो दोनों के सेम ही होते हैं. एक में बस वो न्यूनेस वाली चीज़ आ जाती है, इनोवेशन वाली चीज़ आ जाती है, यूनिकनेस वाली चीज़ आ जाती है. तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि भैया रिस्क टेकिंग तो मस्त है, तभी तो प्रॉफिट आएगा, जैसे बिजनेस में होता है. सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक एक करके डिटेल में अब पढ़ने हैं. हम शुरू करते हैं सिस्टमैटिक एक्टिविटी से. सी
सिस्टमैटिक एक्टिविटी में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ऐसे मानिए मुझे अपना एक घर बनाना है। अच्छा, अगर मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं, आई प्रेफर टाइनी हाउसेस। सुना है आपने ये कॉन्सेप्ट? कोरिया, जापान जैसे जो एरियाज हैं जहाँ पे एरिया कम होता है, रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे टाइनी हाउसेस की कॉन्सेप्ट चलती है। मतलब वो छोटे से घर को इस वे में डिज़ाइन करते हैं कि वो बड़े घर को पार कर दे। मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें घर की ज़रूरत क्या होती है, स्टोरेज की मेन दिक्कत जाती है छोटे घरों में। लेकिन टाइनी हाउसेस का कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है कि उसमें जो भी फर्नीचर होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो मल्टी फंक्शनल होता है। आप उसी को टेबल बना लो, उसी को बॉक्स बना दो, उसी के अंदर स्टोरेज कर दो, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं जाती। कम स्पेस में कैसे बढ़िया लाइफ जीते हैं वो टाइनी हाउसेस सिखाते हैं। सो मेरा खुद का एक सपना है कि मुझे खुद का एक टाइनी हाउस चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दिन कोई जिन मेरे सामने आके खड़ा हो गया और बोले हाँ मांगो, क्या मांगते हो, क्या बोलते हैं जिन लोग, हुक्म मेरे आका। तो एक दिन एक जिन आया, मैंने वो किया था उसकी जो वो होती है डब्बी सी, क्या होता है, उस पर रफ किया, एंड जिन प्रकट हुआ एंड ही वाज लाइक हुक्म मेरे आका, एंड आई वाज लाइक आई वांट अ टाइनी हाउस। और उसने मेरे आँख झपकते ही एक टाइनी हाउस क्रिएट करके रख दिया। ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, सच्ची यार, कितना मज़ा आ जाता ना। या फिर वो शाकला का बुम बुम वाली वो जो पेंसिल होती है, कुछ भी ड्रॉ करो 2 सेकंड में वो अपने पास आ जाएगी चीज़। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अगर मुझे टाइनी हाउस बनाना है तो सबसे पहले मुझे एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा, उस पर बेसिक कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें अपना सामान रखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं खुद वहाँ पे रहने जाऊँगी। दिस इज़ हाउ थिंग्स विल गो, वन बाय वन, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले घर प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर बेसिक वो बिल्डिंग बनवाई, उसके ऊपर फर्नीचर बनवाया, डिज़ाइनिंग की, एंड देन रहने लगी। सो एक एक स्टेप करके मैंने वो सीढ़ी पार करी और बन पाया मेरा टाइनी हाउस। नॉट लाइक शाकलाका बूम बूम, ऐसा नहीं होता। सो जब भी आपको कुछ करना होता है, जब भी लाइफ में यू प्लान टू डू समथिंग, आपको वो स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना पड़ता है, कुछ भी खुद से नहीं होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी ये सेम चीज़ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि एंटरप्राइज ऐसे ही रात को सपना देखो सुबह वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होता। भगवान किसी पे इतना भी मेहरबान नहीं होता। हाँ, मैं मान सकती हूँ किसी के स्टार्स उसके फेवर में चल रहे हैं तो वो जो चाह रहा है वो हो रहा है, लेकिन रात और दिन में ऐसा हो जाए, जादू नहीं दिखाते हैं भगवान जी, है ना। तो एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टेप बाय स्टेप ही बनती है। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस खोलना है जो आज तक कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो ऐसे में मुझे स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। So it says entrepreneurship is not a mysterious gift or charm or something that happens by chance. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो it happens by chance. No, it's not like that. It is a systematic step-by-step and purposeful activity. It has certain temperamental, skill and other knowledge and competency requirements that can be acquired, learned and developed both by formal education and vocational training. ये भी बोलते हैं साथ में कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। कोई भी अपने मम्मी के पेट से नहीं सीख के आता कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे। ये चीज़ आप बाकायदा वर्ल्ड में आके सीख सकते हैं। कुछ तो एजुकेशन आपकी मदद करेगी उसमें, कुछ वोकेशनल कोर्सेज आपकी मदद करेंगे, वोकेशनल स्किल्स आपकी मदद करेंगे उस चीज़ को अचीव करने में। सो बेसिकली एजुकेशन और वोकेशनल का दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेके चलेंगे तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये भी मिथ होता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि भैया नहीं, आप तो एंटरप्रेन्योर बाय डिफॉल्ट होते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, यू कैन लर्न दैट थिंग, बट हाँ स्किल्स तो होनी चाहिए।
स्किल्स आप चाहे सीख के अपने अंदर डालें या बाय डिफॉल्ट आपके अंदर हो, स्किल्स होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। Such an understanding of the process of entrepreneurship is crucial for dispelling the myth that entrepreneurs are born rather than made. ये सेम लाइन जो मैंने अभी आपको मतलब समझाई वही लिखी हुई है कि ऐसा नहीं है, दे आर बॉर्न, दे कैन बी मेड टू। चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहीं पे खत्म होता है सिस्टमैटिक एक्टिविटी वाला। एक बार फिर से ब्रीफ में बता दूं तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाय डिफॉल्ट हैपन्स, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाना पड़ता है और उसके बाद कुछ नया एग्जिस्टेंस में आ पाता है, एक एंटरप्राइज खुल पाती है। नाउ सेकेंड, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। अभी रिसेंटली ड्रग्स के काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में आए दिन ड्रग्स का ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कोई एनसीबी पे जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। तब से शुरू हुआ था जब से सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, उसके बाद से लगातार वो केस अभी तक रुके नहीं हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे जा चुके हैं और भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो हम ड्रग्स से रिलेटेड ही केस लेंगे। ओके, सो ड्रग स्मगलिंग बहुत अलग अलग तरीकों से की जा सकती है और की जाती भी है। ड्रग स्मगलिंग बहुत अलग अलग तरीकों से की जा सकती है और की जाती भी है। जैसे जो मैंने सुनी हुई हैं, कभी कोई क्या करता है, जो उनके पास बैग होते हैं ना, उनके कपड़े जो अंदर लगे होते हैं उनको फाड़ के उनके अंदर ड्रग्स छिपा देते हैं और फिर कवर कर देते हैं, तो वो बैग लगता है, जबकि एक्चुअली वो खोल के देखे तो उसमें कुछ कुछ निकलता है। कुछ लोग अपने मेकअप की आइटम्स में लाइक पाउडर के डब्बे में ड्रग्स डाल लेते हैं। कुछ लोग कुछ लोग तो आई हैव सीन जो अपनी बॉडी के अंदर भी ड्रग्स वो करके लेके जाते हैं। हाँ, मैंने ये सावधान इंडिया जैसे शोज़ में देखा था, पहले मैं बहुत देखती थी, तो उसमें यूँ दिखाया गया था कि कोई यहाँ से इंटरनेशनली कुछ लेके जा रहा था, तो स्मगलिंग के लिए उसने उसको कंज्यूम किया उस चीज़ को, एंड वो चीज़ फट गई थी उसके बॉडी के अंदर एंड शी और ही डाइड प्लेन में ही कहीं। तो ऐसा भी होता है कि आप कई कई बार अपनी बॉडी के अंदर उन सब चीज़ों को वो करते हैं। अभी जो आर्यन खान का केस हुआ था उसमें एक लड़की ने सैनिटरी नैपकिन्स के अंदर ड्रग्स को छुपाया हुआ था। कहाँ कहाँ से दिमाग लगा लेते हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तरीके हैं ड्रग स्मगलिंग के। अब आपने सोचा, यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लूँगी, है ना, तो आपने सोचा कि मैं ड्रग स्मगलिंग का कोई नया तरीका निकालता हूँ। आपने क्या किया, फ़ोन लिया, फ़ोन का कवर खरीदा नया वाला, थोड़ा मोटा फ्लफी, और उसके अंदर जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है वहाँ पे ड्रग्स छिपा लिए। दैट्स अ न्यू वे ऑफ कैरिंग ड्रग्स टू अ फॉरेन नेशन। अब फ़ोन तो कोई चेक नहीं करता, वो तो आप हाथ में भी रख सकते हैं, राइट। तो वैसे चेक होते हैं शायद, फ़ोन होते हैं ना चेक, वो बास्केट में रखवाते हैं शायद। चलो हम इमेजिन कर लेते हैं नहीं कर रहा कोई फ़ोन चेक, ठीक है। तो जैसे उसमें भी हुआ था, एक और एग्जाम्पल आया मुझे फटाफट। हैप्पी न्यू ईयर, शाहरुख खान ट्रॉफी में वो क्या लगा लेता है, डायमंड्स लगा लेता है, जो वो वहाँ से चुरा के लाया होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ट्रॉफी की और वो डायमंड का साइज़ सेम होता है, कलर सेम होता है, एवरीथिंग इज सेम कि वो फिट कर पाता है और ईजिली वो ट्रॉफी को यहाँ से यहाँ कैरी कर लेता है। सो ऐसे ही मानिए कि आपने ड्रग को किसी नए वे से स्मगल करने के बारे में सोचा है, दैट्स अ न्यू वे। तो इनोवेशन तो लगा है आपका, पर क्या यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बोला जा सकता है, या आपके द्वारा जो किया जा रहा है उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जा सकता है, या जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही है उसे एंटरप्राइज बोला जा सकता है? द आंसर इज नो। ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ उन्हीं चीज़ों की होती है जो लीगल होती है। स्मगलिंग इज नॉट लीगल। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाए जाएंगे। चलिए सेकंड, यहाँ पे स्मगलिंग मतलब इलीगल के अलावा एक और पॉइंट था, वो था पर्पसफुल।
अभी तक लोग ऐसे पानी पीते थे, ठीक है। ये मैं थोड़े वियर्ड एग्जांपल्स दे रही हूँ जो कि शायद बिजनेस से नहीं भी रिलेटेड, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सही है। सो अभी तक लोग ऐसे पानी पीते थे। आपने बोला मैंने ऐसे 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 पानी पीने के नए नए तरीके निकाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इनका कोई पर्पस बनता है? नॉर्मली लोग पानी पी रहे हैं, कैसे भी पिए, डजंट मैटर मच। तो जो आपने किया है, जो नया इजाद किया है, जो इनोवेशन किया है, क्या वो पर्पसफुल है? कोई मीनिंग है उसका? नहीं है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि किसी को परेशान करने के 100 तरीके, कोई मीनिंग है उस चीज़ का? कोई पर्पस है उस चीज़ का? नहीं है। सो ऐसी चीज़ें जिनका कोई पर्पस नहीं होता, अगर आप वो भी करते हैं, नई इजाद करते हैं, इनोवेशन करके लाते हैं उसमें, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड नॉट टू बी एन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, टीचर्स को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं। अब उन बच्चों को हम एंटरप्रेन्योर थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना। सो दिमाग लगाओ तो अच्छी चीज़ों में लगाओ। It says the object of entrepreneurship is lawful business. It is important to take note of this as one may try to legitimize unlawful action as entrepreneurship on the grounds that just an entrepreneurship entails risk, so does illicit business. Okay, बहुत बढ़िया बात बोली हुई है। ये बोलते हैं कि भैया हमने पढ़ी entrepreneurs की डेफिनेशन, उसमें लिखा हुआ था एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेता है उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेता है उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अब गलत काम करने में भी तो रिस्क है, तो रिस्क लेने वाला तो एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। हम गलत काम कर रहे हैं और हम रिस्क ले रहे हैं। फॉर से जब हम चीटिंग करते हैं, हमें कितना डर होता है टीचर पकड़ ना ले, तो हम क्या ले रहे होते हैं? रिस्क ले रहे होते हैं। तो भैया रिस्क लेने वाला तो इंसान एंटरप्रेन्योर होता है, तो मैं तो एंटरप्रेन्योर हो गई। तो दैट्स नॉट करेक्ट। एंटरप्रेन्योर रिस्क तो लेता ही है, लेकिन कोई पर्पसफुल काम करने के लिए रिस्क लेता है, उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं। एंड यू कांट से कि भैया मार्क्स ज़्यादा पाने थे तो ये मेरे लिए पर्पसफुल काम था। नहीं, लीगल प्लस पर्पसफुल काम होना चाहिए, तभी आपके द्वारा किया गया काम एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आएगा। Purpose of entrepreneurship is creation of value for personal profit and social gain. This is the most important line जो आपकी उसमें होना ही चाहिए, एक्सप्लेनेशन में होनी ही चाहिए। ये बोल रहे हैं, ये जो वर्ड पर्पसफुल है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी चीज जिससे वैल्यू एडिशन हो, लोगों का प्रॉफिट हो, वो गेन कर पाए, सोसाइटी का गेन हो। कोई ऐसी चीज जो वैल्यू एडिशन कराए जिससे अल्टीमेटली किसी को प्रॉफिट मिले, किसी को गेन मिले, सोशल गेन मिले। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी पर्पसफुल नहीं कहलाई जाएगी। चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे। हमने सेकंड पॉइंट पर्पसफुल एंड लीगल एक्टिविटी को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउ कम्स इनोवेशन। नाउ व्हाट इज दैट? यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। सी, ये ज़माना आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप इस ज़माने में थे नहीं, मैं भी नहीं थी, बट मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है। आदि मानव का ज़माना, जब इंसान रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीज़ है उससे परे था। आदि मानव का ज़माना जब इंसान रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, उस टाइम की सिचुएशन है। अब इस इंसान के सामने जो आदि मानव है, इसको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। एक खदान है, एक माइन है, किसकी? डायमंड्स की। एक खदान है किसकी? डायमंड्स की। सो एक इंसान आदि मानव जिसके सामने माइन है डायमंड्स की। आप मुझे बताइए, क्या ये डायमंड्स की माइन इसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस रखती है? कुछ भी? एक इंसान आदि मानव डायमंड्स की माइन के सामने खड़ा हुआ है। ही कैन सी डायमंड्स क्लियरली शाइन कर रहे हैं, बढ़िया। वैसे डायमंड्स बाय डिफॉल्ट ऐसे मिलते नहीं है, वो कोयले के रूप में होते हैं और उसको शाइनिंग के लिए कुछ कुछ करवाना पड़ता है। लेकिन हम मान रहे हैं सब कुछ हुआ पड़ा है, भगवान जी ने सब कर दिया,
ठीक है, डायमंड्स चमक रहे हैं अलग से, यूं चमचमा रहे हैं बिल्कुल, ये इंसान उसे सामने से देख रहा है, बट क्या ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है? ये चीज इसके लिए इस टाइम पे है मैटर, सिर्फ और सिर्फ एक मैटर जो कि गॉड के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी। अब सेम चीज इमेजिन करो आज की लाइफ में है। इस आदि मानव को आप मानो आप हो, इस आदि मानव की जगह आप आ चुके हो और 21st सेंचुरी चल रही है। आप मुझे बताओ, ये माइन आपके सामने है डायमंड्स की, क्या आपके लिए पर्पसफुल है? जैसे ही देखोगे झपट पड़ोगे इस पे। क्यों? क्योंकि इसमें डायमंड्स है। डायमंड्स तो कितने में भी बिकते हैं। अब आपके लिए ये डायमंड सिर्फ मैटर नहीं है, ये आपके लिए एक रिसोर्स है। ये चीज अब आपके लिए सिर्फ मैटर नहीं है, ये चीज आपके लिए बन गई है एक रिसोर्स। नाउ यू विल आस्क मी, मैम कैसे मैटर से रिसोर्स कैसे बन गई? आदि मानव के ज़माने में जो चीज़ मैटर था वो आज की डेट में रिसोर्स कैसे बन गया? वो ऐसे रिसोर्स बन गया कि आदि मानव से जब हम इंसान में ट्रांजिशन हो रहा था हमारा, तो हमने डायमंड्स की अहमियत को पहचाना। हमने रिंग्स विंग्स में, नेकलेसेस में, ब्रेसलेट्स में इन्हें डाल के उन सब चीज़ों की कीमत बढ़ाई। तो हमें समझ में आया कि ये सिर्फ मैटर नहीं है, तो रिसोर्स है जो कि बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वैल्यू एडिशन करवाई, अगर सही वर्ड बोलना चाहिए बिजनेस की लैंग्वेज में तो इट शुड बी वैल्यू एडिशन। हमने किया इसमें वैल्यू एडिशन। तो आप ऐसे मानिए, आदि मानव के ज़माने में जो चीज़ मैटर थी वो इंसानों के, नॉर्मल इंसानों के ज़माने में बन गई है रिसोर्स। रीज़न बीइंग के बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन हुआ जहाँ पे हमने इस मैटर की अहमियत को पहचाना, उस पे वैल्यू एडिशन किया एंड देन हमने उसे एक रिसोर्स बना दिया। अब जिस इंसान ने डायमंड्स को रिंग्स के लिए सेलेक्ट किया होगा, ब्रेसलेट्स के लिए सेलेक्ट किया होगा, उसे रिसोर्स बनाने के बारे में सोचा होगा, वो इंसान कौन है? वो इंसान है एंटरप्रेन्योर। और उसके द्वारा किया गया काम क्या है? उसके द्वारा किया गया काम इनोवेशन कहलाएगा। ये बोलते हैं From the point of view of firm, innovation may be cost saving और revenue enhancing. Innovation का मतलब है, मतलब अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ इनोवेशन कहलाई जाएगी? वो चीज़ जो कॉस्ट सेव करती हो या फिर प्रॉफिट को बढ़ाती हो, या तो खर्चों को कम कर दे या फिर प्रॉफिट को बढ़ा दे। अल्टीमेटली जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, अगर वो चीज़ कोई आती है, नई चीज़ ऐसी कोई ईजाद होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज इनोवेशन। Then they say if it does both, it is more than welcome. अगर दोनों काम होते हैं कि कॉस्ट भी कम हो रही है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहे हैं, ये तो सोने पे सुहागा है फिर। Even if it does none, it is still welcome as innovation must become a habit. ये बोलते हैं अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करें ना, स्टिल हम उसे वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनोवेशन एक हैबिट है जो कि होनी चाहिए। आज बदलाव आएगा तो कल बढ़िया वाला आएगा, कल और बढ़िया वाला आएगा, फिर परसों और बढ़िया वाला आएगा। अगर आज के बदलाव को ही हम देखेंगे नहीं, आज के इनोवेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो आगे बदलाव कैसे आएंगे? Then they say entrepreneurship is creative in the sense that it involves creation of value. Entrepreneurship creative है इस तरह से कि ये वैल्यू एडिशन कराती है, वैल्यू का क्रिएशन भी कराती है। ना सिर्फ वैल्यू एडिशन बल्कि क्रिएशन भी, दोनों चीज़ें हैं। अगर ऑलरेडी वैल्यू क्रिएटेड है तो उसमें एडिशन करा देगी, नहीं क्रिएटेड है तो एडिशन कराएगी। You must appreciate that in the absence of entrepreneurship, matter does not become a resource. अगर इनोवेशन नहीं होता तो मैटर कभी भी रिसोर्स नहीं बनता। अगर इनोवेशन नहीं होता तो मैटर कभी भी रिसोर्स नहीं बनता। जो लाइन मैंने आपको बताई ना, वो डायमंड्स वाली, वो वहीं से आई। By combining the various factors of production, entrepreneurs produce goods and services that meet the needs and wants of society. अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करके एंटरप्रेन्योर्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सोसाइटी की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें।
एवरी एंटरप्रेन्योरियल एक्ट रिजल्ट्स इन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। हर एंटरप्रेन्योर की एक्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं इनकम नहीं तो वेल्थ जनरेट करती है। ये तो हमने मतलब ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम रोल पढ़ रहे होंगे एंटरप्रेन्योर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दैट टाइम विल रीड कि कैसे जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। Even when innovations destroy the existing industries, for example, Xerox machines destroyed carbon paper. Okay, एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिल उसको समवॉट पॉजिटिव करते हुए मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये बोलते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि इनोवेशन से कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना एक रोटी वाला एग्जाम्पल दिया था, या फिर बाद वाली वीडियोज़ में आपको वो मिलेगा। रोटी वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि पहले रोटी हाथ से बनाई जाती थी, जब भी बल्क में बनानी होती थी, किसी लंगर वंगर में रोटी बनती थी। मतलब आई रिमेंबर जब हमारे वहाँ पे लंगर होता था तो हम सारे फ्रेंड्स जो मतलब लड़कियाँ थे, हम लोग जाते थे लंगर में, जितनी विमेंस बैठी होती थी उनसे हम क्या करते थे, चकले बेलने ले लेते थे एंड वी यूज्ड टू से हम बनाएंगे रोटी, और फिर बांगी टेढ़ी रोटियां बनाते थे हम वहाँ पे बैठ के। मतलब लंगर के टाइम पे तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता था कि सारे लोग ऐसे एक एरिया में कंबाइन होकर रोटियां बना रहे होते थे, और फिर कुछ लोग यहाँ पे तवे पे सेक रहे होते थे। तो इतनी सारी विमेंस काम कर रही होती थी। फिर उसके बाद वो चपाती मेकर आ गया, जिसमें आप पेड़ा रखो वो रोटी बना देता है। तो उसने कुछ विमेंस को रिप्लेस कर दिया, बताओ जरा। और उसके बाद आ गई ऐसी मशीनें जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस आप आटा डालो, वो गूंदेंगे भी खुद, पेड़े भी खुद बनाएंगे, रोटी भी खुद बनाएंगे, सेकेंगे भी खुद, और फोल्ड होते होते थे बाहर निकल आएंगे। बंगला साहिब और अमृतसर में गुरुद्वारा में यही सब मशीनें हैं। अभी वो जो किसानों का वो चल रहा था ना प्रोटेस्ट, उसमें भी उन्होंने वही मशीनें लगा दी थी। अब तो शायद हट रहे हैं वो, तो जब से बिल वापस आने की बात हुई है। ये क्या है, इसने क्या किया, सारी विमेंस को ही हटा दिया। अब तो बस मतलब एक मशीन है और एक 60 करने वाला बंदा लगेगा उस पर। क्या हुआ यहाँ पे, जो फन सब लोग मिलके करते थे, दैट फन इज नो मोर देयर। चलो फन की छोड़ो, बाकी चीजें देखते हैं। पहले पीसीस नहीं होते थे तो हाथ पे बही खाता और वो सब मेंटेन किए जाते थे, 2-4 लोग रख लिए जाते थे अगर काम ज्यादा होता था। अब सब पीसी पे होता है, सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जिसको पीसी ऑपरेट करना आता है, बाकी सबकी जॉब चली गई। तो इनोवेशन कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को ऑब्सलीट बना देता है, विच इज करेक्ट। पहले वो क्वर्टी वाले फोन्स आते थे, क्यूवर्टी वाले फोन्स, जिसपे अपन टिक 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 करते रहते थे। अब स्मार्टफोन्स हैं, वो क्यूवर्टी वाले फ़ोन्स कहाँ गए, बनाने वाले लोग कहाँ गए। अगर वो आज की लाइफ में अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो दे आर नो मोर एफिशिएंट, दे आर नो मोर एम्प्लॉयबल ऑल्सो, राइट। सो बेसिकली दे से कि जब भी इनोवेशन आता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को खतरा ज़रूर होता है, किसी ना किसी का लॉस ज़रूर होता है। ओके, entrepreneurship is creative also in the sense that it involves innovation, introduction of new products, discovery of new okay, हमने जो entrepreneurship की एक definition पढ़ी थी ना, entrepreneur की एक ऐसा इंसान जो नई चीज़ें लाता है, चाहे वो नया मेथड हो, चाहे नया रॉ मटेरियल का सोर्स हो, चाहे नया मार्केट हो या फिर नया प्रोडक्ट हो, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। It is possible that entrepreneurs in developing countries may not be pioneering, innovative in introducing path-breaking radical innovations। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर करो। They may be the first or second. Okay, that's it. इसमें पढ़ने लायक सिर्फ इतना ही है। कैरेक्टरिस्टिक में इनोवेशन वाले पॉइंट में इतना ही पढ़ने लायक चीज़ है। इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक है। अब आ जाता है इसका 4th पॉइंट, दैट इज द लास्ट सेकेंड पॉइंट। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सी, जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है या मुझे अपना एक एंटरप्राइज खोलना है, फर्स्ट से मैं ही हूं, ये मैं हूं, ठीक है, ऑलवेज स्माइलिंग। मैंने सोचा है कि मुझे अपना एक एंटरप्राइज खोलना है और मुझे एग्जैक्टली गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो अब आप सोच के देखो मुझे क्या क्या चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, किन किन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। फर्स्ट से सबसे पहले तो कुछ भी करने के लिए क्या लगता है, पैसा।
मेरे पास खुद का इतना पैसा है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा। अगर मुझे किसी से अरेंज करना है तो उसके लिए मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है, फैक्ट्री सेट करनी है, तो मुझे लैंड चाहिए होगी। खुद की लैंड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो वो भी अरेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे लेबर अरेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल अरेंज करने पड़ेंगे और रिमेनिंग रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। फिर मुझे मार्केट ढूंढना पड़ेगा अपने गुड्स को बेचने के लिए। समझ रहे हो कितना तामझाम करना पड़ेगा एक इकलौती नन्ही सी जान को। गुड्स अरेंज करने हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स अरेंज करने हैं, कैपिटल अरेंज करनी है, लैंड अरेंज करनी है, लेबर अरेंज करनी है, मार्केट देखना है। एंड ये सब तो देखना ही देखना है, उसके साथ ही साथ ये सब सही रेट पे भी देखना है। लैंड तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, बट क्या वो लैंड आपके बजट में बैठ रही है? लेबर तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो उतने वेजेस में तैयार है जितने आप अफोर्ड कर सकते हो? रॉ मटेरियल तो आपको फोन करने पे सामने वाला सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, बट क्या वो उस रेट पे कर रहा है कि नहीं जो उस पे आपको चाहिए? अगर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखना है तो आपको हर एक चीज मिनिमम कॉस्ट में क्या करनी पड़ेगी? अरेंज करनी पड़ेगी। सो एक एंटरप्रेन्योर को इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इतनी सारी नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं। यहां ये बोलते हैं what lies at the core of organization of production is the knowledge about availability and location of the resources as well as optimum way to combine them। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप में वो ये होता है कि आपको पता है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि कहाँ से रिसोर्स कैसे लाके आपको कंबाइन करने हैं। An entrepreneur needs negotiation skills to raise these in the best interest of the enterprise। एक entrepreneur को अच्छी negotiation skills चाहिए, अच्छी bargaining skills चाहिए, ताकि वो हर एक चीज़ को proper cost पे क्या कर सके? अरेंज कर सके, और एंटरप्राइज में हर एक चीज़ को अपने इंटरेस्ट में ला सके। Organization of production also involves product development and development of market for the product। Organization of production ये जो point है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ये भी आता है कि आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है और उस डेवलप्ड प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी डेवलप करनी है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं कि भैया पहले तो आपको गुड बनाने की वो है, मतलब सरदर्दी। एक बार गुड्स बन गए तो अब उन गुड्स को बेचने के लिए मार्केट भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप बोले तो कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग यूज टू उस प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो टाइम देना और वो एफर्ट्स लगाना, वो सब चीज़ें। Besides, entrepreneur may be required to develop even the sources of supply of requisite input। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनपुट्स भी आपको अरेंज करने पड़ते हैं, तो वो भी आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा। For example, whether it is a matter of putting together an automobile manufacturing unit or manufacture of burger, pizza, besides cultivating a market and developing products to suit its taste and preferences, there would be a need to develop a pool of suppliers of diverse components or elements that go on their manufacturing। ओके, सो ये बोल रहे हैं चाहे गाड़ी बनाने की बात हो या बर्गर पिज़्ज़ा बनाने की बात हो, हर किसी में बहुत अलग अलग किस्म के रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो वो सारे अरेंज करना भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर की सरदर्दी होती है। एंड बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। इनिशियली इसमें 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये यूजलेस हैं, आगे के पॉइंट्स आप कैरी कर सकते हो जो आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको अगर लेना चाहो तो, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में ये चैप्टर अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज रिस्क टेकिंग। रिस्क है तो पता है तुम्हें क्या है। सो सेम चीज यहाँ पे है, एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यू कांट बी लाइक रिस्क नहीं चाहिए बट प्रॉफिट चाहिए। जैसे मैं हूँ ना, आई हैव टोल्ड यू पीपल मेनी टाइम्स कि मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मैं किसी भी ऐसी चीज़ में पैसा नहीं लगाती हूँ जो रिस्की होता है। इनिशियली लगाया था, थोड़ा बहुत लगाया था शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद नहीं लगाया। उस दिन मेरा भाई आया एंड ही वाज लाइक, अभी उसमें ना नया नया मतलब स्टॉक मार्केट का क्रेज चढ़ा है। नया नया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अभी से,
पहले तो वो बैंक वाले जो बोलते थे वो थोड़ा बहुत कर लेता था, अभी उसको खुद से इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा वो कीड़ा लगा है। सो उस दिन किसी अंकल ने उन्हें सजेस्ट कर दिया कि पेटीएम के शेयर्स खरीद लो, एंड रात को ही उनने खरीद लिए अच्छे खासे। एंड ही वाज तो आस्किंग मी ऑल्सो कि तू भी खरीद ले। मतलब वो थोड़े थोड़े टाइम में मुझे ऐसे सजेशन देते रहते हैं, इस स्कीम में लगा दे, उस स्कीम में लगा दे, बट मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे मेरे पैसे से बहुत प्यार है। सो ही वाज सजेस्टिंग में कि पेटीएम में लगा दे। पेटीएम का आया अभी फिलहाल आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई होप आपने सुना ही होगा आईपीओ के बारे में। देखा गया है यूजुअली जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, स्पेशली ऐसी नोन कंपनीज का, तो वो बहुत फायदेमंद निकलता है। तो उस टाइम तो मुझे भी लग रहा था लगा देती हूँ थोड़ा बहुत, इट्स जस्ट कि मेरी सैलरी खत्म हो गई थी उस मंथ की, तो मैंने लगाया नहीं। अच्छा किया नहीं लगाया। हुआ क्या कि उनने 2000 या 3000 रुपए का एक शेयर खरीदा था, ऐसा कुछ था। एंड हम लोग हमारे मासी के घर पे थे, घूमने गए हुए थे, तो मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे से आए। ही वाज लाइक, पायल मैंने वो पेटीएम के शेयर्स में लगाया था, 2000 का लगाया था 3000 का। तो आई थॉट ही इज अबाउट टू टेल मी कि वो 6000 हो गया, 8000 हो गया। एंड ही वाज लाइक वो 1530 हो गया। आई वाज लाइक डूब गए पैसे। मतलब जो इंट्राडे के लिए लगाते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं उनके तो पैसे डूब ही गए होंगे। वो अलग बात है, मेरे भाई ने तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था, तो उसका नहीं बोल सकते कि पैसे डूबे कि नहीं डूबे, बट स्टिल आज की डेट में जितने पैसे उन्होंने लगाए थे उससे तो कम ही वैल्यू है। ये उनने क्या लिया, ये उन्होंने रिस्क लिया। अब रिस्क का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ था, नायका का भी आईपीओ आया था। नायका के आईपीओ में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो तो चांदी बोल रहे हैं, उनका तो बहुत अच्छा वो जा रहा है मार्जिन। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है रिस्क के बदले में, और लॉस भी मिल सकता है। और जो लोग रिस्क लेते ही नहीं है मेरे जैसे, उनको ना प्रॉफिट मिलता है ना लॉस मिलता है। मेरा तो सीधा ये कहना है कि भैया एफडी रखो बस, और एफडी नहीं तो ज़्यादा तुम्हें चाहिए तो गोल्ड खरीद लो। गोल्ड में क्या जा रहा है, बिस्किट्स खरीदो, चॉकलेट्स खरीदो गोल्ड की, वो तो फिर वही मतलब उसी प्राइस में जाती है ना, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मैं बाकी बॉन्ड्स में इसमें उसमें नहीं लगाती हूँ, दो बॉन्ड्स में इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं होती, लेकिन स्टिल जो भी है, अगर आपको अपना पैसा सेव रखना है और आपको लॉस नहीं करवाना है, हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो अगेन, तो आप रिस्क मत लीजिए। बट अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा फ़ायदा कमाना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको अच्छा बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। It says as entrepreneur contracts for an assured supply of various inputs for his project, he incurs the risk of paying them off whether or not the venture succeeds। बहुत बार होता है ये, बहुत सारे इनपुट्स ले लेते हैं, अगर वेंचर सक्सीड नहीं किया तो क्या करेंगे उन सारे इनपुट्स का पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे सप्लायर को। Thus लैंड ऑनर गेट्स द कॉन्ट्रैक्टेड रेंट मिल जाता है लैंड ऑनर को, जिससे आपने लैंड पर वो की होती है, रेंट पे ली होती है। कैपिटल वालों को इंटरेस्ट मिल जाता है, वर्कफोर्स को वेजेस और सैलरीज मिल जाते हैं। बट आप ही का प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसका कोई एश्योरेंस नहीं होता है। आप रिस्क ले रहे हैं, बाकी सबको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। बैंक से लोन लिया होगा, तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, बैंक वाले मानेंगे क्या? बैंक वाले बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं बेटा बाद में दे देना। एक मूवी है कड़वी हवा, बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी, एक बार देखना। इट इज रिलेटेड टू लैंड, मतलब दिस लोन वगैरह, बैंक से जो अपन लोन लेते हैं उससे रिलेटेड है, एंड हाउ पीपल वर कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज दे वर अनेबल टू पे ऑफ दैट लोन। बहुत प्यारी मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, देखना एक बार, यू विल बी टच्ड। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भैया जब आप कुछ नया करने निकलते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ बढ़िया, कुछ अलग करने निकलते हैं, उस टाइम पे आपको काफ़ी सारा रिस्क अपने सर पे लेके चलना पड़ता है, जिसका कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो प्रॉफिट में ही रिटर्न करेगा। वो कई, जैसे मैंने अपने स्टार्टअप का बताया था कि जिस स्टार्टअप से मैं एसोसिएटेड थी, वो बंदे ने 3 स्टार्टअप्स अपने फेल कर लिए थे, और चौथे वाला वो हो गया था जिसमें उसने मेरी सैलरी मार ली। सुन रहे हैं, अगर आप तो मेरे को मेरी सैलरी वापस दे दो। एनीवेज, रिस्क टेकिंग वाला पॉइंट भी यहाँ पे खत्म होता है। 5 पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो में, 5 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देख लीजिए, वो नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है।
सो वो देखना ज़रूरी है और इसके बाद वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।